ऑडिटरी प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे हमने चीज को सुना, कैसे हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और उस प्रोसेसिंग से क्या आउटकम आया, क्या बिहेवियर आया, दैट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग। जहां पर अगर कहीं पर भी इश्यूज हैं तो आउटकम, अगर मैं बात करूं बिहेवियर, एक्शन एंड परफॉर्मेंस में इश्यूज आएंगे और हमारा बच्चे का डेवलपमेंटल डिले रहेगा, हमारी बच्चे की लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे और एन नंबर ऑफ इश्यूज रहेंगे। तो दिस इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है, आई एम अ मदर। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अगर मैं बात करूं ये क्या होता है, इसका मतलब है साउंड्स को प्रोसेस करने में। कैसे, कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, फ्रीक्वेंसी को मैनेज ना कर पाना। फ्रीक्वेंसी को मैनेज ना कर पाना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होंगे कि वो फ्रीक्वेंसीज, हर फ्रीक्वेंसी की साउंड, मतलब लो फ्रिक्वेंसी की साउंड्स भी उनको अच्छे से सुनाई देती है। लाइक अगर मैं बात करूं, फ्रिज से आवाज आ रही है, हमें नहीं सुनाई दे रही बट दे कैन लिसन इट। घड़ी के टिक 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 टिक, बाहर कहीं बाहर टैप में से पानी टप 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 टपक रहा है, तो वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हर फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो आप बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंसी इशू की कई बच्चे होते हैं उनको लो फ्रीक्वेंसी पे भी उनको इतना इनपुट मिल रहा है, मतलब वो दे आर लिसनिंग एवरीथिंग। और कोई बच्चा है जो हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब आप कुछ भी बोलते रहिए और उनका बिल्कुल अटेंशन ही नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं, कितना ही कुछ आवाजें हो जाएं, दे आर लॉस्ट, क्योंकि उनको हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की इन रिक्वायरमेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इश्यूज रहेंगे, कहाँ से साउंड आ रही है वो अंडरस्टैंडिंग कम रहेगी, उनको जो है सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर रहेंगे, कि हो सकता है दे आर ऑडिटरी सीकर। ऑडिटरी सीकर में क्या होगा कि उनको लाउड म्यूजिक पसंद होगा, उनको कंटिन्यूस साउंड की इनपुट, साउंड इनपुट चाहिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए। तो उसमें केस में उनके बहुत सारे बिहेवियर्स आएंगे, लाइक दे लाइक थ्रोइंग थिंग्स, ली और कोई भी चीज है उसको पटक दिया और उससे जो साउंड क्रिएट हो रही है वो उससे इनपुट ले रहे हैं। तो दीज आर सीकर, कि वो सीकिंग, या फिर वो कंटिन्यूअसली माउथ से आवाज निकाल रहे हैं, पोएम्स गा रहे हैं, कंटिन्यूअसली राइम्स गा रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑडिटरी सीकिंग। अब इसके अपोजिट क्या रहेगा, देयर कैन बी ऑडिटरी अवॉइडेंस। ठीक है, अवॉइडेंस, कि जहां पर बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी, घबराहट, मेल्टडाउन आ जाएंगे वॉइसेस से, नॉइसेस से, कि आपने मिक्सर जूसर स्टार्ट किया और वो घबरा गए और मेल्टडाउन आ गया और वो आप इतना रोने लग जाएंगे कि आप उनको चुप नहीं करा पा रहे, या फिर किसी ने जोर से बोला तो वो सहम गए, बाहर से कोई ऑडिटरी इनपुट आ रहा है तो वो डर रहे हैं। तो दिस इज ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर। ये बिहेवियर्स आते हैं। अब उसमें क्या क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है, अब ये सारी चीजें होंगी क्योंकि उनको आइडेंटिफाई नहीं है, फ्रीक्वेंसी को कैसे मैनेज करना है, साउंड फ्रीक्वेंसी उनको नहीं समझ में आ रही है, उनको साउंड किस तरफ से आ रही है, या फिर सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर है, तो उनको इश्यूज आएंगे। क्या इश्यूज आएंगे, उनका इरेगुलरिटी इन रिस्पॉन्सेज, कि उनको वर्बल स्टिमुलाई, जो भी अगर उनको आप कुछ भी दे रहे हैं तो इरेगुलरिटी, किसी टाइम वो ध्यान दे रहे हैं, किसी टाइम नहीं दे रहे हैं, वो इश्यूज रहेंगे। रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग में इश्यूज रहेंगे, क्योंकि आप देखिए जिसको भी अगर ये सारे इश्यूज हैं, क्लास में टीचर उनको पढ़ा रही है तो उनका अटेंशन टीचर की आवाज से ज्यादा घड़ी की टिक 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 पे रहेगा, या बाहर से क्या साउंड्स आ रही हैं, या फिर ऑल ऑफ ए सडन दे आर गेटिंग कंफ्यूज, तो वो इश्यूज उनको रहेंगे। तो उस वजह से उनकी अटेंशन नहीं रहेगी, अटेंशन स्पैन बहुत कम रहेगा और लर्निंग नहीं हो पाएगी। लैंग्वेज में इश्यूज रहेंगे, क्योंकि वो सुनेंगे कुछ, प्रोसेस कुछ होगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उनकी स्पीच में डिफिकल्टी रहेगी, लैंग्वेज में डिफिकल्टी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कम रहेगी, और
सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, फ्लैट और मोनोटोनस स्पीच रहती है ऑडिटरी सिस्टम की वजह से, बिकॉज लिसनिंग हियरिंग प्रॉपर नहीं है, वो वर्ड्स को प्रॉपर डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो है। अगर वो कहते हैं ना ब्रोका एंड वर्नी के कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो फ्लैट एंड मोनोटोनस स्पीच आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये सारे इश्यूज होंगे तो क्या होगा, बच्चे को फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियरल इश्यूज एंड नंबर ऑफ बिहेवियर्स जो हैं आने लगेंगे, बिकॉज इनिशियली कम आएंगे बट जब वो स्कूलिंग में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। ऑल ऑफ ए सडन उनको इतना ऑडिटरी इनपुट मिलेगा, बेल बजी तो वो घबरा गए। अगर अवॉइडेंस है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं तो उनको एकदम से वो क्यों बोल रहे हैं और वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाना या फिर मेल्ट डाउन आ जाना, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको ऑडिटरी प्रोसेसिंग समझ में आया, उसमें क्या वाई ऑडिटरी प्रोसेसिंग, क्यों क्या क्या इश्यूज रहते हैं और उनकी वजह से ये सारी डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। अब एक और बात आती है कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिर्फ हियरिंग नहीं है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ है, हमारे इनर ईयर में हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है। तो जब ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इश्यूज होंगे तो वेस्टिबुलर सिस्टम गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग अगर इश्यूज हैं तो बच्चे को वेस्टिबुलर इश्यूज भी जरूर होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि ऑडिटरी सिस्टम हमारे पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, जो कि हमें काम डाउन रहने में हेल्प करता है और कि डेंजर को समझने में, कि हमारे आगे से कोई चीज आ रही है तो मुझे हट जाना चाहिए वरना मुझे चोट लग जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन का काम होता है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑडिटरी सिस्टम। तो अगर ऑडिटरी सिस्टम में वीकनेस है, इश्यूज है, वहां डिफिकल्टीज हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन भी गड़बड़ाएगा, वेस्टिबुलर सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन भी अच्छा नहीं होगा। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है कि मूवमेंट, जब भी बॉडी मूव कर रही है तो अपनी बॉडी को इन स्पेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टेबल कैसे रखना है, कैसे उसको खड़ा रखना है और कैसे अपनी बॉडी को मैनेज करना है, दैट इज वेस्टिबुलर सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जब ये दोनों फंक्शन में गड़बड़ाहट होगी तो बच्चे की मूवमेंट्स अच्छी नहीं होंगी, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स रहेगी, बच्चा बहुत ज्यादा क्लमजी होगा, गिरेगा, चोट लगेगी, चीजों में टकरे लगेंगी उसकी, और पैरासिम्पैथेटिक अच्छा नहीं होगा तो हम कहते हैं ना भागता है रोड पे, उसको यही नहीं समझ में आता आगे से गाड़ी आ रही है, बिकॉज ऑडिटरी वेस्टिबुलर वीक है और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो थ्रेट असेसमेंट अच्छी नहीं है। तो उनको ये नहीं पता कि आगे से कोई चीज आ रही है तो मुझे साइड में होना है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन अच्छा काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन अगर ऑडिटरी इश्यू है तो वो काम नहीं कर रहा है तो बच्चे की थ्रेट असेसमेंट अच्छी नहीं होगी। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये सारा है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, अगर मैं बात करूं इन ट्रेडिशनल वे, दिस इज आई एम सेइंग अबाउट ट्रेडिशनल वे, और जो बहुत हद तक हेल्पफुल रहती है, ठीक है। अब सेंसरी इश्यू हमें समझ में आ गया, माउथ से आवाजें निकाल रहा है, या तो वो सीकिंग है या अवॉइडिंग है, ठीक है। अब सीकिंग या अवॉइडिंग, सबसे पहली चीज हमें जो करनी है दैट इज ईयर कपिंग। ईयर कपिंग क्या होता है, आपने दोनों हैंड्स को लिया, ईयर्स पे प्रेशर दिया, वैक्यूम क्रिएट किया, काउंट किया, 1 2 3 4 5 रिलीज, then again 1 2 3 4 5 रिलीज, दिस इज ईयर कपिंग। आपने 2 से 3 बार, चाहे वो सीकिंग है चाहे वो अवॉइडिंग है, ठीक है, दोनों केसेस में ईयर कपिंग इज वेरी यूजफुल, ठीक है। तो वो आपने दिन में 2 से 3 बार देनी है। अगर बच्चे की अगर मैं बात करूं अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस अगर बच्चा बहुत ज्यादा साउंड से घबराता है तो आपने क्या करना है, आप उसको जो है 2 अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। एक तो आपने उसको यूज टू कर सकते हैं या फिर आप उसको काम डाउन एकदम शांत एनवायरनमेंट में रख सकते हैं।
अब बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में हर टाइम बच्चे को रख पाना बहुत मुश्किल है उसकी लाइफ के लिए और सोशली। क्यों, स्कूल भी जाएगा बच्चा, आपको भी बाहर घूमने भी जाना होगा, मार्केट भी जाना होगा, फंक्शंस में भी जाना होगा रिलेटिव्स के लिए, तो वो एक, अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच नहीं रहती कि आप हमेशा बच्चे को एक काम डाउन साउंड प्रूफ एरिया में रखें जहां पर बहुत ज्यादा नॉइस ना हो, या फिर उसको आप वहीं रखें। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है और वो अच्छी भी नहीं है। तो सेकंड अप्रोच इज कि आप बच्चे को उन चीजों के यूज टू कराएं। यूज टू कैसे कराएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक प्ले करें, म्यूजिक में रॉक म्यूजिक नहीं, रॉक म्यूजिक जो है ब्रेन एक्टिविटी इन अमिगडाला को एक्टिवेट करता है रॉक म्यूजिक, और जो है ज्यादा हैंकी पैंकी म्यूजिक होता है जिससे जिससे मूड्स एंड टेंट्रम्स बढ़ते हैं। तो हमें कौन सा म्यूजिक लगाना है? काम डाउन म्यूजिक, पंछियों की आवाज बैकग्राउंड में चहचहाते हुए, या फिर कोई भी आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, या फिर ओम चैंटिंग, या कोई भी मंत्र, मतलब समथिंग वेरी रिलैक्सिंग जो ब्रेन को रिलैक्स कर पाए। उससे क्या होगा? ब्रेन रिलैक्सिंग, अगर मैं बात करूं म्यूजिक का, इट्स अ वेरी गुड हियरिंग थेरेपी। तो उसका बेनिफिट क्या होता है हमारे ब्रेन में? ठीक है, जो मैं बात करूं ब्रेन रिलैक्सिंग कंपोनेंट जो हम लोग बात करते हैं, दैट इज सेरोटोनिन एंड डोपामिन, वो रिलीज होते हैं जिससे बच्चा शांत होता है, अपने आप को काम डाउन कर पाता है। तो जो बाहर से ऑडिटरी आउटपुट आएगा उससे बच्चा घबराएगा नहीं और अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। तो सेकेंड नंबर स्ट्रेटेजी इज बैकग्राउंड में आपने म्यूजिक प्ले करना है इन अ वेरी लाइट साउंड और बहुत ही रिलैक्सिंग। द थर्ड स्ट्रेटेजी अगर हम लोग बात करें, दैट इज डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा जूसर मिक्सर की आवाज से डर रहा है, आपने बच्चे को उसका एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर मिक्सर ग्राइंडर चलाकर नहीं देना, आपने ऑडियो लेना है मिक्सर ग्राइंडर का। जब बच्चा बड़ा शांत बैठा है उसको लो वॉल्यूम पे थोड़ी देर के लिए प्ले कर देना है, सपोज कीजिए 3 सेकेंड 4 सेकेंड, एंड उसको उसके यूज टू होने देना है। हर थोड़ी देर में आपने वो ऑडियो प्ले किया, जितनी देर के लिए बच्चा इजिली एक्सेप्ट कर रहा है। अब 3 से 4 सेकंड का वो आपने दिया बच्चे को टाइम, अब बच्चे की उसके लिए टॉलरेंस बन गई, फिर आपने 5 to 7 काउंट्स लिया, फिर 10 काउंट्स तक बच्चे को लेके आए, वॉल्यूम भी आप तेज करते चले जाएंगे। तो दिस इज डिसेंसिटाइजेशन, कि बच्चे को जिस भी साउंड से ज्यादा घबराहट हो रही है उसका एक्सपोजर बच्चे को दे देना। लेकिन ये भी अगर मैं बात करूं, बहुत लॉन्ग रन में फिजिबल और वायबल सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, आज बच्चे को अगर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, आज बच्चा मिक्सर जूसर की आवाज से डर रहा है, आपने उसका एक्सपोजर दिया, बट नेक्स्ट डे हो सकता है उसको कार की हॉकिंग से इश्यू हो, तब आप क्या करेंगे? अब कृष्णा को था टॉयलेट के फ्लश की साउंड से घबराहट होती थी, उसको फ्लश करना ही नहीं होता था, और मैं जबरदस्ती अगर कराऊंगी तो वो इतना डर के भाग के आएगा और सहम जाएगा। तो अगर मैं उसका डिसेंसिटाइजेशन करूंगी, देयर विल बी अदर साउंड। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वायबल, लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग एक कोप अप स्ट्रेटेजी है। वायबल सॉल्यूशन जो कि लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देंगे, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दिस इज नंबर कौन सी होगी? ईयर कपिंग हमने बात की, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करी, दिस इज डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चे को अगर मैं बात करूं एक सेंसेस में इश्यू है, तो हमने बोला उसको वेस्टिबुलर में भी, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन में भी, या और कोई सेंसरी सिस्टम में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने थ्रू आउट द डे जो है उसको ऑडिटरी इनपुट के साथ साथ फिजिकल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वेस्टिबुलर एक्टिविटीज एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज जरूर देना है। जॉइंट कंप्रेशन, डीप प्रेशर, हेड मसाज, हैवी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कराना है, ताकि बच्चे की जो सेंसरी नीड्स हैं बाकी सभी चीजों की वो फुलफिल हो, बच्चा अपने आप को शांत रखने में जो है कैपेबल हो, ताकि उसको ऑडिटरी इश्यूज के इतना इशू ना आए। मतलब ऑडिटरी इशू अगर उसको इनपुट मिल रहा है तो उससे इश्यूज ना आए, ओवरलोड ना हो, सेंसरी ओवरलोड ना हो।
ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें हमने काम डाउन की हैं। तो दिस इज द फोर्थ स्ट्रेटजी कि थ्रू आउट द डे आपने सेंसरी इनपुट बच्चे को देना है, ऑडिटरी के साथ साथ बाकी सभी सेंसेस का, ताकि वो अपने आप को मैनेज कर पाए, ओवरलोड ना हो। ठीक है, दिस इज नंबर फोर्थ स्ट्रेटजी। अब नंबर फिफ्थ स्ट्रेटजी क्या है? शोइंग चाइल्ड विजुअल। विजुअल में क्या होगा कि जब बच्चे को एंजाइटी है स्ट्रेस से, जब आप उसको विजुअल देते हैं और साथ में उसकी साउंड से रिलेट करवाते हैं, तो बच्चे को आप कम्युनिकेट करते हैं, ओके स्कूल में बेल, दिस इज बेल, जब आपका पीरियड ओवर होता है तो ये बेल रिंग होगी। ठीक है, कैसे रिंग होगी? आपने म्यूजिक उसको जो बेल रिंगिंग का है वो ऑडियो आपने उसको सुनाया, उससे रिलेट कराया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो बेल रिंग हो तो बच्चे को ये पता है ये इसकी साउंड होती है और ये इसलिए होती है, और बच्चा अपने आप को, आपने कम्युनिकेशन उस टाइम के लिए आप उसको एक स्ट्रेटजी दे सकते हैं कि आप अगर मैं बात करूं, कुछ एक चीजें होती हैं, लाइक फॉर मी इट इज ओम, वी प्रैक्टिस ओम अलॉट। तो आप जो भी मंत्र या जो भी बैकग्राउंड में चीजें हैं, आप जब भी वो साउंड उसको इरिटेट करती है, उसको वो चीज चैंट करने के लिए या फिर हम करने के लिए कुछ आप उसको गाइड आउट कर सकते हैं कि आपको जब ये साउंड होती है, आपको इससे स्ट्रेस आता है, यू फील वेरी, तो जब भी ऐसा कुछ हो, व्हाट यू विल डू, तो वो ओम की वाइब्रेशन, या फिर कोई सॉन्ग आप पोएम ले सकते हैं, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जस्ट क्लोज योर ईयर एंड सिंग दिस। तो उससे ठीक है, जो इमोशनल ट्रॉमा है बच्चे को, जो मेल्टडाउन है, वो नहीं आएगा। और दिस इज ए कॉपिंग स्ट्रेटेजी, दिस इज नॉट, ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं दीज आर टेम्परेरी सॉल्यूशंस, लेकिन हाँ बच्चे को कोप अप करने में हेल्प आउट करते हैं। नंबर 6 स्ट्रेटेजी इज यूजिंग वॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। अब अगर बच्चे की अवॉइडेंस, ऑडिटरी अवॉइडेंस बहुत ज्यादा है, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा घबराता है बाहर जाते हुए, स्कूल में कोप अप करते हुए, फैमिली फंक्शंस में, तो उस केस में ये जो सॉल्यूशन है ये एक्सट्रीम केसेस के लिए है कि आप वॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स ले सकते हैं, या फिर आप हेडफोन्स पे म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कामिंग म्यूजिक, कि आप बाहर जाएं और बच्चे को जो एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है ऑडिटरी इनपुट की वजह से वो ना हो, और बच्चा वो काम म्यूजिक सुनकर अपने आप को काम रख पाए। तो ये सारे सॉल्यूशंस रहते हैं टू कॉप अप विद ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज। तो इस वीडियो में अभी मैं यही शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं जो वायबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? थ्रू प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड थ्रू एक्टिविटीज, जिससे बच्चा जज कर पाए कौन सी साउंड कहाँ से आ रही है, कितनी फ्रिक्वेंसी से आ रही है, किसकी कौन सी है। तो वो ऑडिटरी सेंस पे अब हमें उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे काम करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कि हमें उसको ये सारे टेम्परेरी सॉल्यूशंस ना देने पड़े, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।